नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम कुंभ और महाकुंभ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को कवर करेंगे। हम देखेंगे कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सबको हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, ग्रामर, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को करंट अफेयर की बाकी फिर इसको देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, महाकुंभ मेला ये एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है जो कि 12 साल में एक बार प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे मनाया जाता है। देखिए, जो कुंभ होता है वो हर 3 साल में आता है, लेकिन जो महाकुंभ होता है वो 12 साल में एक बार आता है और ये प्रयागराज में ही मनाया जाता है। अब ये जो फेस्टिवल है इसका ओरिजिन हिंदू मिथोलॉजी में आपको देखने को मिलता है, जो कि गॉड यानी भगवान की जो विक्ट्री है, विजय है डीमंस के ऊपर, राक्षसों के ऊपर, उसको सिंबलाइज ये करता है। तो यहाँ पे कन्फ्रेंस होता है गंगा का, यमुना का और मिथिकल सरस्वती का। तो यहाँ पे 3 नदियाँ आती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। मिथिकल सरस्वती क्योंकि सरस्वती नदी अभी हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमारे पुराणों में या एंशियंट टेक्स्ट में सरस्वती नदी का उल्लेख हमें मिलता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये एक नदी थी, लेकिन अभी ये विलुप्त हो चुकी है। लेकिन इसका धरती के अंदर शायद कहीं ना कोई अंश है जो कि इस कन्फ्लुएंस में जो प्रयागराज में होता है वहाँ पे ये मिलता है यमुना और गंगा के साथ। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट नदियों का संगम है जहाँ पे कुंभ मेला मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों नदियों का जहाँ संगम होता है प्रयागराज में, वहाँ पे महाकुंभ मेला के समय अगर स्नान किया जाए तो यह हमारे सारे सिंस को धो देता है, क्लीन कर देता है और ये साल्वेशन यानी मुक्ति, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। प्रयागराज में जहाँ पे ये गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती रिवर मिलती है, इनका कन्फ्लुएंस होता है, उस जगह का नाम है त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम वो जगह है जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस साइट पे नहाने से जो सिंस है वो ख़त्म हो जाते हैं और स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, माने मोक्ष की तरफ व्यक्ति जो है वो बढ़ने लगता है। अब ऑब्वियसली जब महाकुंभ है ये आस्था का विषय है, न सिर्फ हिंदुओं के लिए या भारत के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए। इस बार का जो महाकुंभ है वहाँ पर तो स्टीव जॉब्स की वाइफ भी यहाँ पे आई हुई है और बाकी कई अंग्रेज हैं, मतलब कई गोरे काले जो हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए इस समय टेम्प्रेरी सिटी प्लानिंग यहाँ पे हुई है 4000 हेक्टेयर्स की ज़मीन में। यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा टेंट जो हैं वो लगाए गए हैं और अच्छे से सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी मिली हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी यहाँ पे इम्प्रूव की गई हैं। सिक्योरिटी की बात करें, 40,000 पुलिस ऑफिसर्स जो है वहाँ पे इस जगह पे डिप्लॉय किए गए हैं और इसके साथ साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सर्विलेंस सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे रखा गया है सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। देखिए, महाकुंभ मेला जो है ये ना सिर्फ एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस इवेंट है बल्कि ये टेस्टामेंट भी है भारत की एबिलिटी को दर्शाने के लिए कि हम लार्ज स्केल गैदरिंग को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज का भी एक हिस्सा बनता है। अब इस साल का जो महाकुंभ है यहाँ पे बहुत ही यूनिक कॉन्स्टिलेशन अलाइनमेंट हमें देखने को मिलती है जो कि 144 सालों के बाद विटनेस की जा रही है। इस समय 2025 का जो ये महाकुंभ हो रहा है वहाँ पे ऐसी कॉन्स्टिलेशंस की अलाइनमेंट है जो 144 ईयर्स में देखने को मिलती है, या फिर इस प्रकार की जो कॉन्स्टिलेशंस की अलाइनमेंट है वो 144 ईयर्स में एक बार होती है। ये लार्जेस्ट और मोस्ट रेवर्ड रिलीजियस गैदरिंग है हिंदुइज्म में। इसको 12 साल में 4 बार 4 अलग अलग सेक्रेड लोकेशंस में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चारों लोकेशंस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है। एंशिएंट इंडिया में भी इसका नाम प्रयागराज था। मिडाइवल इंडिया में मुस्लिम रूल के समय इसका नाम इलाहाबाद रख दिया गया, लेकिन अभी दोबारा इसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। दूसरा आता है हरिद्वार, तीसरा आता है नासिक, चौथा आता है उज्जैन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट
प्लेसेस हैं जहाँ पे कुंभ मेला होता है, और जो महाकुंभ होता है 12 साल के बाद वो प्रयागराज में होता है। इन चारों को मैंने एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से याद करवाया है। उस ट्रिक को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और मैंने बाकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जीके ट्रिक्स बनाए हैं, आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिल जाएंगे। अभी जो फेस्टिवल है इसकी काफ़ी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है हिंदुओं के बीच में, और हिंदू मिथोलॉजी और ट्रेडिशन में ये काफ़ी डीपली रूटेड है। अगर हम इसके मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स की बात करें तो कुंभ मेला का जो ओरिजिन है वो हमें समुद्र मंथन में देखने को मिलता है। चर्निंग ऑफ ओशियन और समुद्र मंथन हुआ था, आप सब जानते हैं, जहाँ पे देवता थे एक तरफ, दूसरी तरफ असुर थे। तो बेसिकली समुद्र का मंथन होना था, समुद्र की चर्निंग होनी थी, और उस चर्निंग से फिर काफ़ी चीज़ें निकली। उसमें दो चीज़ें थी, अमृत और दूसरा था विष, जिसको हलाहल भी बोलते हैं। जो अमृत था वो तो देवताओं में और कुछ असुरों को भी मिला था, जैसे कि असुरों का जो राजा था शुक्राचार्य, उसको भी मिला था, और बाकी देवों को तो मिला ही था। लेकिन जो विष था हलाहल, उसको पिया था भोलेनाथ ने, उसको हमारे भोलेनाथ या महादेव ने पिया था, भगवान शिव ने पिया था, और उसको पीने के बाद उनका जो गला है वो ब्लू कलर का हो गया था। तो इसीलिए भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा था। नीलकंठ पड़ा था जब हलाहल मतलब विष यानी कि जहर होता है ना, उसको बोलते हैं, जो समुद्र मंथन में जहर निकला था उसको बोलते हैं हलाहल, इसको भगवान शिव ने पिया था, इसीलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं, क्योंकि वो विष पीने के बाद उनका गला नीला हो गया था। लेकिन जो अमृत था वो देवताओं के पास गया था। अब देखिए इस प्रोसेस के दौरान जो पॉट था, यानी पॉट मतलब कुंभ, कुंभ का मतलब होता है पॉट, ऐसे करके जो पॉट होता है ना उसको बोलते हैं कुंभ। तो एक पॉट निकला उसमें जिसमें अमृत था। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ तो मैंने कहा एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ राक्षस थे। अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है, थोड़ा इसको ज़रा विस्तार से देखते हैं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। जीवन में थोड़ी सी अगर नेगेटिविटी आ जाए तो कुछ लोग बड़े ज़्यादा कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, लेकिन भाई ये लाइफ है। अगर आप ये बोलो कि हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा तो इसका मतलब है या तो तुम इल्यूजन्स में जी रहे हो और रियलिटी से दूर भाग रहे हो, या फिर तुम्हें जीवन का पता ही नहीं है कि जीवन क्या है। जीवन सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता है, जीवन में पॉजिटिव भी होगा, जीवन में नेगेटिव भी होगा। जीवन जो है हमारा वो समुद्र मंथन की तरह है, चर्निंग ऑफ ओशियन की तरह है। यहाँ पे पॉजिटिव भी है, यहाँ पे नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करना पड़ता है, तभी संतुलन बनता है, और यही हमें समुद्र मंथन बताता है। समुद्र मंथन को ना तो इकलौते देवता खुद कर सकते थे और ना ही राक्षस कर सकते थे, यानी ना तो अकेली पॉजिटिव एनर्जी कर सकती थी ना नेगेटिव एनर्जी कर सकती थी। एक तरफ पॉजिटिव लगी, दूसरी तरफ नेगेटिव लगी, तब जाके समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन जब हुआ तब भी दो चीज़ें निकली, अमृत भी निकला तो विष भी निकला। यानी अगर आपको अमृत चाहिए तो आपको विष भी पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमृत चाहें लेकिन विष ना पिएं। तो ये हमारा पूरा सार है समुद्र मंथन का, कि जीवन में जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी होगा, जहाँ राम है वहाँ रावण है, जहाँ कंस है वहाँ कृष्ण है, यानी जहाँ पॉजिटिव है वहीं पे नेगेटिव है, और जहाँ पे अमृत है वहाँ विष भी है। तो ये हमें समुद्र मंथन बताता है। चलो ये तो हो गई एक फिलोसफिकल बात। लेकिन इसमें जब कुंभ में अमृत निकला तो उसका ये था कि वो राक्षसों के हाथ नहीं लगना चाहिए था। तो राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी जो कि एक बहुत ही सुंदर सा मतलब नारी का रूप उन्होंने लिया, और उन्होंने ये पॉट लिया जहाँ पे अमृत था और वो भाग गए। अब जब वो भाग रहे थे भगवान विष्णु, तो उनके हाथ में जो पॉट था जिसमें अमृत था उसकी कुछ ड्रॉप्स 4 अलग अलग लोकेशंस में पड़ी, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। तो ये 4 जगहों पे क्या हुआ, इन 4 जगहों पे उस पोट से अमृत गिरा, वो अमृत जो समुद्र मंथन से निकला था, और वो पोट जो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का अवतार लिया, एक बहुत ही सुंदर नारी का, राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए, उसको लेके जब वो भाग रहे थे तो उस पोट से अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पे पड़ी,
प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। इसीलिए इन 4 जगहों पे हम क्या मनाते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। ये जो साइट्स है ये उस समय से सैक्रेड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस बन गई हिंदुओं के लिए, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे नहाते हो, थोड़ा बहुत मतलब ध्यान वगैरह करते हो, तो स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। खासकर इस फेस्टिवल के दौरान, कुंभ के दौरान अगर आप इस वाटर में नहाते हो, यहाँ के पानी में नहाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। महाकुंभ मेला के सेंटर रिचुअल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शाही स्नान आता है, जिसको रॉयल बाथ भी बोलते हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो होली रिवर में इस ऑस्पिशियस टाइम में नहाते हैं, बात करते हैं। ये जो एक्ट ऐसा माना जाता है कि ये सारे के सारे सिंस जो होते हैं उनको क्लीन कर देता है, और जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है उससे ये लिबरेशन आपको देता है। अब ये साइकिल ऑफ रीबर्थ क्या है? हम मानते हैं पुनर्जन्म। देखिए, आपकी जो आत्मा है, ठीक है, सबसे पहले हिंदू धर्म का कोर बिलीफ क्या है? हम ऐसा मानते हैं कि ऊपर कहीं पे एक पूल ऑफ एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं परम आत्मा। इसके छोटे छोटे कण होते हैं, इन छोटे छोटे कणों को हम बोलते हैं आत्मा। जैसे हमारे अंदर आत्मा होती है, ये जो आत्मा है ये ह्यूमन बॉडी के माध्यम से प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करती है, और प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करके ये मोह माया में पड़ जाती है। तो आपकी जो आत्मा है उसकी 2 ही डेस्टिनेशन है। अगर आप आध्यात्मिक चेतना, ध्यान, साधना, मेडिटेशन एंड ऑल इन सब पे काम करते हैं, तो ये जो आपकी आत्मा है इसको दोबारा परमात्मा के साथ मिलाया जाता है जब आप योगा और मेडिटेशन करते हो। तो यहाँ पे, या अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ चलते हो, यानी आध्यात्मिक चेतना की तरफ, आत्मा परमात्मा से मिलती है, उसको हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? ये आत्मा आपके शरीर में है, जब आप मर जाओगे तो ये आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी। एनर्जी, आत्मा इज़ लाइक एनर्जी, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसी प्रकार से आत्मा क्या है? एक एनर्जी है, इसको हम प्राण ऊर्जा भी बोलते हैं। तो प्राण ऊर्जा भी ना बनती है ना बिगड़ती है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाती है। तो यहाँ पे आपकी आत्मा के 2 ही डेस्टिनेशन है। भगवान के साथ अगर तन मन धन से अपना वहाँ पे लगा दोगे, अगर आप अपना मन वहाँ भगवान के साथ, तो ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, उसको मोक्ष कहेंगे। नहीं लगाओगे, संसारिक मोह माया में पड़ते रहोगे, तो अंत में मर जाओगे, आत्मा शरीर छोड़ेगी और किसी और शरीर में चले जाएगी। जब ये किसी और शरीर में चले जाएगी, फिर और शरीर में चले जाएगी, फिर और शरीर में चले जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ या रीबर्थ। कि अभी एक जन्म मिला है, ये मर जाएगा तो जो आत्मा है वो दूसरे किसी शरीर में चल जाएगी, ऐसे करके साइकिल ऑफ रीबर्थ इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे महाकुंभ में नहाने से आपको लिबरेशन मिलती है साइकिल ऑफ रीबर्थ से। लेकिन सिर्फ नहाने से नहीं मिलेगी, ओब्वियसली आपको कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे। अगर आपने मान लो बहुत ही घटिया कर्म किए हैं और फिर आप बोलो कि चलो 12 साल में एक बार कुंभ आएगा और नहा जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान बोलता है कर्म अच्छे करो, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपको ऐड ऑन कर सकती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में ऐड ऑन कर सकती हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे और आप थोड़ा बहुत आध्यात्मिक चेतना की तरफ चलोगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आध्यात्मिक चेतना आपके में बिल्कुल नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेते हो, जाप नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, तो फिर नहाने से मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनली, तो ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसके वजह से क्या होता है, अल्टीमेट मोक्ष और स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ व्यक्ति चलता है। कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो रिलीजियस इम्प्लीकेशंस के अलावा जो महाकुंभ मेला है वो वाइब्रेंट कल्चर फेस्टिवल की तरह भी काम करता है, और ये अलग अलग जो लोगों के ग्रुप हैं उन सारों को एक साथ लेकर आता है। यहाँ पे साधु आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, जो कि अलग अलग रिचुअल्स जैसे कि चैरिटी, फास्टिंग और कम्युनल प्रेयर्स इन सारों में पार्ट लेते हैं। ये जो गैदरिंग है ये सेंस ऑफ यूनिटी बताता है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स में, जहाँ पे कोई कास्ट नहीं होती, कोई क्रीड नहीं देखी जाती है, सारे लोग एक साथ आते हैं, नहाते हैं और यहाँ पे कल्चरल यूनिटी जो है वो दिखाते हैं। ये जो इवेंट है ये भारत के रिच हेरिटेज को भी शोकेस करता है रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के माध्यम से, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई हैं। 45 डेज़ का ये पूरा फेस्टिवल होता है। ध्यान में रखना है जो महाकुंभ है ये कितने दिन चलता है, 45 दिन चलता है। स्पिरिचुअल और कल्चरल इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं अलग अलग पूरी दुनिया के कॉर्नर से, और यहाँ पे रिचुअल्स, प्रेयर्स और डिस्कशंस में पार्ट लेते हैं। कैसी डिस्कशंस? फेथ और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर।
अटेंडेंस की एक्सपेक्टेशंस की बात करें, इस बार जो हमारे यहाँ पे 2025 का ये महाकुंभ हो रहा है तो 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे अगले 45 दिनों के लिए। अच्छा, इनमें से एस्टिमेटेड है 15 से 20 लाख तो कल्पवासी हैं, यानी कि कल्पवासी वो जो कि पूरी की पूरी ड्यूरेशन यानी 45 के 45 डेज यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 लाख जो हैं वो यहाँ पे कल्पवासी हैं। कल्पवासी का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो 45 दिन यहाँ पे रहेंगे, और ये 10 लाख ज़्यादा है 2019 के कंपैरिजन में। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि पूरा का पूरा एरिया जो है ये 4000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। 19 के कंपैरिजन में 2025 में ये 25% ज़्यादा है। पूरा का पूरा एरिया जो है उसको 25 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। 2019 में यहाँ पे 20 सेक्टर थे, लेकिन इस समय 25 सेक्टर्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट के लिए। टोटल जो लेंथ होगी बाथिंग घाट्स की उसको भी 2019 के कंपैरिजन से बढ़ा दिया गया है। 19 में 8 किलोमीटर थी, अभी 25 में 12 किलोमीटर कर दी गई है। इसके साथ साथ पार्किंग स्पेस जो है वहाँ पे 1850 हेक्टेयर्स की पार्किंग स्पेस दी गई है। ये भी ज़्यादा है, पहले 1291 हेक्टेयर्स थी, अभी 1850 है यहाँ पे, यानी कि पहले मतलब 19 में और अभी 2025 में। टोटल रोड लेंथ की बात करें जो मेला के एरिया की है उसको भी 450 किलोमीटर्स कर दिया गया है। सैनिटेशन एंड सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो 1.50 लाख टॉयलेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, और ये 2019 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि ये आंकड़ा जो है इसका कंपैरिजन का कोई इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। पब्लिक अकोमोडेशन बेड्स की अगर बात करें तो 20,000 से 25,000 जो है यहाँ पे बेड्स भी देखने को आपको मिलते हैं। 45,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स हैं, 55 पुलिस स्टेशन हैं। AI के माध्यम से यहाँ पे पूरी सर्विलेंस रखी जा रही है। 3000 कैमराज हैं जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को मॉनिटर करेंगे सिक्योरिटी मेजर्स को इन्हेंस करने के लिए। अब एक तो रिचुअल हमने देखा शाही स्नान, एक आता है रिचुअल बाथिंग। यहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं ये रिचुअल बात करते हैं, जो कि पूरे के पूरे मेला के थ्रू आउट जो है उसके लिए टाइम डेजिग्नेट किया जाता है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं जहाँ पे प्यूरिफिकेशन और लिबरेशन, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, उसकी सीकिंग की जाती है। संकीर्तन और भजन भी होते हैं, यहाँ पे अलग अलग भजन कीर्तन होते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, और जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से भर दिया जाता है। योगा एंड मेडिटेशन भी होती हैं, अलग अलग योगा और मेडिटेशन के सेशंस होते हैं ताकि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को प्रमोट किया जा सके। फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स भी होते हैं, रिनाउंड स्कॉलर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे अपने अपने सरमन्स देते हैं, फिलोसफिकल टॉक्स देते हैं, और यहाँ पर हिंदू धर्म के टीचिंग्स और जो प्रैक्टिसेस हैं उनके इंसाइट्स भी देते हैं। कम्युनिटी गैदरिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जो कम्युनिटी गैदरिंग्स है वो देखने को मिलती हैं। जो पिलग्रिम्स हैं यहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, और जो अपना फेथ है उसको टुगेदर एक साथ स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। अब एक आता है कलाग्राम। कलाग्राम जो है कल्चरल जेम है महाकुंभ 2025 का, ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। ये जो इनिशिएटिव है ये शोकेस करता है रिच कल्चर हेरिटेज को भारत की, और ये महाकुंभ 2025 में देखने को मिल रहा है। कालाग्राम बेसिकली हरिद्वार में लोकेटेड है, और ये वाइब्रेंट कल्चरल हब है जो कि अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, क्राफ्ट और परफॉर्मेंसेस को फीचर करता है, जो कि भारत के रिच डाइवर्स ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये जो कालाग्राम है ये 10 एकड़ नागा वासुकी एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ पे इसको कंसीव और क्यूरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री कालाग्राम को कंसीव या क्यूरेट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसे 12 जनवरी 2025 को इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। जो कलाग्राम है वो सिर्फ एक वेन्यू नहीं है, बल्कि वो 3C इसके ऊपर कंपोज है। तो क्या क्या आते हैं ये, कल्चर, कुजीन और क्राफ्ट। फिर हाईटेक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिजिटल महाकुंभ को प्रायोरिटाइज किया है ताकि कटिंग एज सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उसको एम्प्लॉय किया जा सके। AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन सर्विलेंस, यानी AI पावर्ड कैमराज हैं, ड्रोन्स हैं, एंटी ड्रोन्स हैं, टेथर्ड ड्रोन्स हैं, जिनके माध्यम से एक्सपेंसिव जो मेला ग्राउंड है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। अंडर वाटर ड्रोन्स भी यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कुंभ अंडर वाटर ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, लो लाइट फंक्शनैलिटी के लिए, जो कि 24/7 सर्विलेंस प्रोवाइड करेगी रिवर्स की, ताकि संगम का जो स्नान है उसको इंश्योर किया जा सके। ये 100 मीटर्स की डेप्थ तक ऑपरेट करेगा, रियल टाइम डाटा ये देगा इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर को, ICCC इसको। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। तो डेडिकेटेड टीम बनाई गई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए, और जो ग्लोबल विजिटर्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए।
अब हम कुंभ मेला और महाकुंभ मेला में जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। कुंभ मेला जो है वो हर 3 साल में आता है, लेकिन महाकुंभ जो है वो 12 साल में एक बार आता है। कुंभ मेला जो है वो 4 जगहों पे होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। महाकुंभ जो है वो प्राइमरीली प्रयागराज में ही होता है। फिर जो कुंभ मेला होता है ये इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, लेकिन जो महाकुंभ है इसको काफ़ी ज़्यादा सेकंड माना जाता है, ये सीधे लिबरेशन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। कुंभ मेला जो है यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लेकिन महाकुंभ में करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं। जो कुंभ मेला होता है यहाँ पे होली रिवर्स में सेक्रेड प्लंज जो है वो होता है, लेकिन जो महाकुंभ होता है वो इनहैंस्ड स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो कुंभ मेला है वो सिंस को क्लीन करता है, लेकिन जो महाकुंभ होता है वो साल्वेशन की तरफ ले जाता है। तो ये है दोस्तों महाकुंभ और कुंभ में फ़र्क। हमने महाकुंभ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, इनकी स्टोरी देखी कि क्या कारण है कि हम इन 4 जगहों पे कुंभ मनाते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स क्या हैं, और फिर 2025 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिक्योरिटी एंड ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड्स कैसे हैं, कितना ज़्यादा एरिया है, पुलिस पर्सनल्स, एवरीथिंग, सब चीज़ों को हमने अच्छे से विस्तार से कवर कर लिया है। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि अयोध्या राम टेम्पल को मैंने कवर किया है, फिर इसके साथ साथ रामायण सर्किट को मैंने कवर किया है, शंकराचार्य को मैंने कवर किया है, शंकराचार्य की हिस्ट्री, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन तीनों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारे पेज को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पेज और कंटेंट के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जो दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।